डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम इस कक्षा में मुक्ता संवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। इस कक्षा में हम मुक्ता संवर्धन के तहत यानी कि इसका संवर्धन कैसे होता है, मुक्ता संवर्धन का इतिहास क्या है, फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्रीज़ कौन है, इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, इसका आर्थिक महत्व क्या है और किस तरीके से कौन कौन सी कृत्रिम विधियों के द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी अध्ययन बिंदुओं के बारे में हम इस कक्षा के तहत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि मोती पालन क्या होता है। तो क्या है कि वैज्ञानिकों ने जो समुद्र के किनारे काफ़ी सारे जो ओयस्टर होते हैं, ओयस्टर यानी मोलस्क संघ के प्राणी हैं, तो इनको पाल करके कृत्रिम विधियों के द्वारा मोतियों का निर्माण करने की कुछ कलाओं का या कृत्रिम विधियों का विकास किया है और इन विधियों से ही अनेक प्रकार के मोती तैयार किए जाते हैं, जिनको हम आसानी से जो सीपी होता है उसके कवच को खोल करके उनसे हम मोती प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रिया आपकी संयुक्त रूप से मुक्ता संवर्धन यानी कि पर्ल कल्चर कहलाती है। और इस जो इंडस्ट्रीज़ है यानी जो ये उद्योग है उसको हम कहते हैं पर्ल इंडस्ट्रीज़। बात आती है कि मोती क्या है। तो मोती एक श्वेत रंग का, वाइट कलर का, अति चमकदार गोलाकार कनक्रिएशन यानी संग्रथन है जो एक ओयस्टर के कवच के अंदर पाया जाता है, वो आपका मोती कहलाता है। और मोती को ही हम मुक्ता फल भी कहते हैं। मोती एक प्रकार का, मोती या पर्ल एक प्रकार का मतलब बहुमूल्य रत्न है ये। और इस रत्न को हम ओयस्टर, क्लैम या सीपी जो रहते हैं, बाइवेल के जो सदस्य होते हैं, उनके द्वारा हम मोती यानी पर्ल को हम प्राप्त कर सकते हैं। मोती प्राकृतिक रूप से तो बहुत ही कम संख्या में बनते हैं, लेकिन विशाल जो समुद्र होते हैं उनमें कुछ मोती को उत्पन्न करने वाले सीप पाए जाते हैं। उन सीपों से हम पर्ल को प्राप्त कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ पर्ल कल्चर यानी कि इसका इतिहास क्या है। तो मोती उद्योग का जो सर्वप्रथम विचार आया था वो जापान एक देश है जहाँ पर सबसे पहले इसकी खोज हुई। कोकिची मिकीमोटो, कोकिची मिकीमोटो, इसको हम जो पर्ल इंडस्ट्रीज़ है उसका हम फादर कहते हैं। फादर ऑफ पर्ल कल्चर कोकिची मिकीमोटो है। और इस उद्योग की शुरुआत सबसे पहले जापान में हुई थी, लेकिन 1893 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1896 में मिकीमोटो ने इसको पेटेंट करवा लिया अपने नाम पर। इसकी जो विधि थी उस विधि का इसका पेटेंट अपने नाम पर करवा लिया गया। टोक्यो में ही एक यूनिवर्सिटी है, टोक्यो विश्वविद्यालय के नाम से। वहाँ के एक मैराइन बायोलॉजिस्ट थे, मिसाकी मैरीन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी के एक साइंटिस्ट थे, टोकिची निशिकावा। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसने गोलाकार जो कृत्रिम होते हैं, गोलाकार कृत्रिम जो मोती पर्ल होते हैं, उनका पहली बार उत्पादन किया था लेबोरेटरी के अंदर। अब आता है कि मोती उत्पादक मोलस्क कौन कौन से हैं। यानी मोलस्क का असंख्य जो जीव होते हैं वो तो करते हैं, लेकिन कौन कौन से जीव हैं, कौन सी इसकी क्लास है, कौन सी इसकी फैमिली है जो पर्ल कल्चर को बढ़ावा देती है या इनसे हम पर्ल प्राप्त कर सकते हैं। तो मोलस्क संघ की क्लास होती है बाइवेलविया, जिसको हम पेलिसीपोडा भी कहते हैं। उसके जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा हम मोती प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो क्लास है आपकी बाइवेलविया या पेलिसीपोडा, इसकी एक फैमिली होती है आपकी टेरिडी। टेरिडी फैमिली के जितने भी सदस्य होते हैं, अधिकांश सदस्यों से हम मोती को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अधिकांश सदस्य मोती का उत्पादन करते हैं। सबसे बेहतर क्वालिटी के या उच्च क्वालिटी के जो मोती होते हैं वो पिंक टड़ा रोडिंग नाम की एक स्पीसीज होती है ओयस्टर की, उसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जिसको हम लेंगा मोती भी कहते हैं। तो लेंगा मोती जो रहते हैं या उच्च क्वालिटी के जो आपके मोती होते हैं उनको हम पिंक टड़ा रोडिंग नामक सदस्य से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य जातियाँ भी हैं जिनसे हम मोती उत्पन्न कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पिंक टेडा वल्गेरिस। इंडिया में सबसे ज़्यादा पिंक टेडा वल्गेरिस जो स्पीसीज़ है उससे मोती प्राप्त किया जाता है।
इसके अलावा अन्य स्पीसीज भी हैं, जैसे पेंकटेडा कैमनेजी फिलिपी, पेंकटेडा मार्गेटी फेरा, पेंकटेडा एनामियोइडस। अन्य भी हैं जैसे पेंकटेडा एट्रोपर्पुरिया डंकर। ये सभी भारतीय जलाशयों के अंदर पाई जाने वाली स्पीसीज हैं जिनसे हमें मोती प्राप्त होता है। ये तो भारतीय जलाशयों के अंदर फ्रेश वाटर में कुछ पाए जाने वाले मोती उत्पन्न करने वाले जीव हैं, लेकिन कुछ अन्य समुद्री मॉलस्क भी होते हैं जिनके द्वारा मोती उत्पन्न किया जाता है। उसकी कुछ स्पीसीज हैं, जैसे ईयर सेल, ये स्पीसीज है जिसको हम हेलियोटिस कहते हैं। हेलियोटिस से भी हम मोती प्राप्त कर सकते हैं। सी मसल, माइटिलस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि निम्न में से किससे मोती प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको एक पिंकटेडा स्पीसीज भी दी हुई होगी और साइड में मसल या माइटिलस भी दी होगी। तो ये दोनों आपको अटैम्प्ट करना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो आप पिंकटेडा और माइटिलस दोनों स्पीसीजों से हम मोती प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य स्पीसीज भी होती है जिसको हम विंडपोन या विंडोपैन ओएस्टर भी कहते हैं, इसके द्वारा भी हम मोती प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ समुद्री स्पीसीज है जिनके द्वारा हम पर्ल या मुक्ता प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है कि मोती का निर्माण कैसे होता है। इससे पहले भी आपको एक चीज़ और जानकारी मैं दे देता हूँ कि इंडिया में 1973 से 78 के बीच में ICAR द्वारा मुक्ता संवर्धन की योजना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, आजकल इंडिया में गुजरात का एक जामनगर ज़िला है, वहाँ का एक स्थान है सिक्का, उस पर पर्ल कल्चर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है और वहाँ पर उत्तम किस्म का जो मोती होता है लेंगा, वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये इंडिया में पर्ल कल्चर होता है। अब आता है कि मोती का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये माइटिलस है, इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। ये सबसे बाहरी जो परत होती है, सबसे बाहरी परत वो आपकी सेल कहलाती है। सेल के जस्ट नीचे एक कोश की एक परत होती है जिसको हम मेंटल कहते हैं, और मेंटल के नीचे ही गिल से गिरी हुई कोशिकाओं की एक संरचना एपिथेलियम होती है, जिनके अंतर्गत पर्ल का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम नेक्रोलियस लेयर भी कहते हैं। वहाँ से हम मोती प्राप्त करते हैं। जैसा आपने अभी देखा, देखिए इस डायग्राम में भी हम और देख लेते हैं कि सबसे बाहरी जो मेंटल की लेयर होती है वो सीलिएटेड एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी हुई होती है। ठीक है, और इनके जस्ट नीचे एक लेयर होती है, जैसे आप यहाँ दिखाई दे रही है आपको, ये जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये आपकी नेक्रे सिक्रेटिंग सेल्स की एक लेयर है। ठीक है, इस लेयर से जस्ट ऊपर एक नेक्रियस लेयर और होती है। इन दोनों लेयर के बीच में, ये दिखाई दे रही है आपको, इन दोनों लेयरों के बीच में जब कोई बाहर से कोई पार्टिकल या कोई छोटा कण, कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कोई भी कण इन दोनों लेयरों के बीच में जब आ जाता है, तो आपकी जो ये नेक्रे सिक्रेटिंग जो लेयर दिख रही है, उस लेयर में एक छोटी सी पिट बन जाती है। ये पिट दिखाई दे रही है ना आपको, ये पिट बन जाती है, और इस पिट में आपका जो बाहरी कण होता है कैल्शियम कार्बोनेट युक्त, वो अंदर की ओर धंसता जाता है। और नीचे वाले डायग्राम में आप देखिए, ये पिट और गहरी होती जाती है, ये दिखाई दे रही है आपको, और इस पिट की जो ये कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा इसके ऊपर ये कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जो बाहरी कण होता है, इस कण के चारों ओर कुछ मात्रा में कुछ पदार्थ स्त्रावित किया जाता है, और उस स्त्रावित पदार्थ के द्वारा चारों तरफ से बाहर का जो कण होता है उसको घेर लिया जाता है, और ये कण ये पिट के अंदर धंसता हुआ जाता है। इस प्रकार ये जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं, ये एपिथेलियम जो सेल्स हैं, इनके द्वारा इस फॉरेन पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, और उसको एक तरीके से कवर्ड करके उन दोनों लेयरों के बीच में, यहाँ आप देख लीजिए इसको, इन दोनों लेयरों के बीच में उसको बिल्कुल कवर्ड करके अंदर रख लिया जाता है। तो इस प्रकार से मोती बनने की 3 अवस्थाएं होती हैं।
जब हम पर्ल को या किसी ओएस्टर को जब हम टीएस काटते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि जो ऊपर से नीचे की ओर, बाहर से अंदर की ओर 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहरी जो लेयर होती है पेरिस्टोमियम होती है, उसके जस्ट नीचे जो होती है वो प्रिज्मेटिक लेयर होती है। वो छोटी छोटी कैल्साइट्स कुछ कोशिकाएँ होती हैं, उनसे मिलकर बना हुआ होता है। और प्रिज्मेटिक जो कोशिकाएँ होती है उनके जस्ट नीचे एक लेयर होती है, सबसे आंतरिक परत होती है, भीतरी परत होती है, जिसको हम नैक्रेशियस लेयर कहते हैं। इस नैक्रेशियस लेयर के द्वारा ही हम पर्ल कल्चर प्राप्त करते हैं। इस लेयर को ही हम मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। इसके द्वारा ही उसका स्त्रावण किया जाता है, परिपक्वन होता है। वो लेयर जो है वो आपकी नैक्रेशियस लेयर कहलाती है। तो ये जो नैक्रेशियस लेयर होती है वो आपका एक यानी कि प्रोटीन युक्त पदार्थ और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, जिसको हम कोकिचिलीन भी कहते हैं। कोकिलिचिन एक पदार्थ होता है, प्रोटीन जैसा पदार्थ होता है। ये पदार्थ नैक्रेशियस जो लेयर होती है उसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। और ये पदार्थ जो रहता है, जो बाहर से जो कण इनके अंतर्गत आता है, उसके चारों ओर लिपट जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट भी स्त्रावित किया जाता है। और वो कैल्शियम कार्बोनेट और कोकिलिचिन जो पदार्थ होता है वो आपस में संयुक्त होकर के बाहरी कण के चारों ओर एक गोलाकार संरचना जैसी संरचना बना लेता है। और वही संरचना आपकी धीरे धीरे मोती के रूप में धीरे धीरे परिपक्व होने लगती है। अब बताएं बच्चों कि मोती की संरचना क्या होती है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो मोती जो रहता है उसमें जल, कार्बनिक पदार्थ, कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ अन्य अवशेष रेजिडुअल्स पदार्थ होते हैं, उनका मिलकर बना हुआ होता है। इसमें जल की जो मात्रा होती है वो 2.4% होती है, जबकि कार्बनिक जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा 3.5% होती है। 3.5 से 5.9% होती है। और सबसे अधिक मात्रा में जो पर्ल बना होता है वो पदार्थ आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, 90% पाया जाता है। यानी कि आपका पर्ल मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। और कुछ मात्रा में कुछ अन्य अवशेषी पदार्थ होते हैं जिनकी मात्रा 0.1 से लेकर के 0.8% हो सकती है। अब बात आती है कि मोती की गुणवत्ता कैसी होती है। तो औद्योगिक इकाइयों से जो मोती प्राप्त होता है वो अलग अलग आकार का हो सकता है, भिन्न भिन्न रंग का हो सकता है, उनका आकार, आमाप, ये सभी चीज़ों में भिन्न हो सकता है। तो वो एक्चुअली उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि जो आपका मोलस्क है वो कौन सा है, जीव कौन सा है, उसका माध्यम कौन सा है, वो अलवणीय जल में रहता है, लवणीय जल में रहता है, समुद्री जल में पाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का मोती के उत्पादन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसलिए उनका आकार, आमाप, रंग ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ज़्यादातर जो मोती होते हैं वो अधिकतर क्या होता है कि सफ़ेद या क्रीमी रंग के होते हैं, लाल या गुलाबी रंग के भी कुछ मोती होते हैं। इंद्रधनुषी रंग के, जिसमें लगभग 7 रंग होते हैं, मिक्सअप कलर का जो, यानी इंद्रधनुषी रंगों के गोलाकार मोती बहुत ही रेयर केस में या कम मात्रा में पाए जाते हैं। और सर्वोत्तम यानी सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे बेहतर क्वालिटी का जो मोती होता है जिसको हम लिंगा मोती कहते हैं, इसको समुद्री ओएस्टर से प्राप्त किया जाता है। और अलवणीय जल से प्राप्त वाइवेल यानी कि जो वाइवेलिया जो क्लास होती है उसके जो सदस्य होते हैं, जैसे पिंकटेडा के जो मोती बनाते हैं, है ना, यानी वाइवेल के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो मोती हमें प्राप्त होते हैं वो ज़्यादा मूल्यवान या ज़्यादा कीमती नहीं होते, यानी उनका आर्थिक महत्व कम होता है। उनका आर्थिक महत्व इतना नहीं होता है जितना कि जो हमें समुद्री ओएस्टर जो रहते हैं उनसे जो हमें मोती प्राप्त होता है, उनकी तुलना में जो अलवणीय जल के जो सदस्य होते हैं, वाइवेल्स होते हैं, उनके द्वारा जो मोती प्राप्त या उत्पादन किया जाता है उनकी कीमत या आर्थिक महत्व थोड़ा कम होता है। अब आता है कि भाई मोती उद्योग की कौन कौन सी समस्या हैं। तो सिद्धांत रूप से मोती का पालन कार्य बहुत ही सरल प्रतीत होता है। अपन को लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन इतना इजी है नहीं, क्योंकि वास्तव में होता क्या है कि जो मोती पालन होता है उसके समय हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। उसमें कई प्रकार के इसके एनिमी शत्रुस होते हैं, जैसे ईल एक प्रकार की आपकी मछली जैसी एंग्वेला ईल मछली है जो मोतियों को खाती है। ओएस्टर जो रहते हैं उनको खा जाती है। जब उनको खा जाएगी तो हमें मोती प्राप्त होगा ही नहीं। इसके अलावा ऑक्टोपस है, डेविल फिश है आदि जो ओएस्टर होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं। तो इसलिए हमें उचित मात्रा में मोती का उत्पादन करने में समस्याएं आती हैं। ये इसके दुश्मन भी होते हैं।
इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ठंडा जल हो या जल की जो लवणता होती है वो बहुत ही कम क्वालिटी की हो, या उनकी टर्बिडिटी या उनका तापमान कम या अधिक हो जाना, पानी का गंदला हो जाना आदि अनेक ऐसे कारण हैं जो ओयस्टर को या ओयस्टर के उचित विकास पर देखभाल पर बहुत ही ज़्यादा विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो उससे हमारा उद्योग प्रभावित हो सकता है और हमें बेहतर क्वालिटी का या उच्च मात्रा में हमें पर्ल कल्चर प्राप्त या पर्ल प्राप्त नहीं होगा। तो ये कई सारी समस्या हैं, इन समस्याओं के कारण हमें इस इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा सा हानि या नुकसान उठाना पड़ सकता है।